नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में जो हमारी चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पर आधारित है। आज के इस सेशन में सिर्फ आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। मैथ, जीएस और जीके का खंड जो है आज के इस सेशन में देखने को नहीं मिलेगा, जिसका कारण है आज थोड़ी सी व्यस्तता है, जिसके कारण मैं आपको ये सेशन पूरा उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन आगे से ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप शुक्रवार को सबसे पहले आप इस सेशन को देख रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रविवार को अनिवार्य रूप से इस सप्ताह जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उन सबके जो नोट्स हैं वो आप अनिवार्य रूप से शेयर करें। साथ ही साथ रविवार को हमारी आपसे वार्ता है। समय क्या होगा उसको लेकर के हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आज अवगत करा देंगे, और उस समय पर आप सबकी जो उपस्थिति है वो अनिवार्य रहेगी। वहाँ पे हम लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि आगामी जो हमारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो 10+2 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10+2 का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि नेक्स्ट बीपीएससी के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि उसकी डेट की कह सकते हैं घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मंथ की घोषणा हो गई है कि आपका यह एग्ज़ाम सितंबर में देखने को आपको मिलेगा। तो उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ाते हैं आज के इस सेशन को आगे और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैंने आज बताया आपको कि आज सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं आज ज्ञान की। ठीक है, ज्ञान एक मुहिम है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञान जो मुहिम है कौन सा मंत्रालय चला रहा है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कि ज्ञान जो मुहिम है ये शिक्षा मंत्रालय की मुहिम है। शिक्षा मंत्रालय की मुहिम है। शिक्षा मंत्रालय आप कह सकते हैं कि इस मुहिम को संचालित कर रहा है, इस मुहिम को चला रहा है। और जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ये इसका आप कह सकते हैं कि थीम है। ठीक है, सॉरी, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है ये आपको बता दें कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया है। इसका चौथा चरण प्रारंभ हो गया है और इसी के कारण ये चर्चा में है। यदि पूछा जाए कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपको बता दें इस मुहिम की जो नोडल एजेंसी है वो है आईआईटी खड़गपुर। क्या है? आईआईटी खड़गपुर जो है इसकी नोडल एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है शिक्षा का स्तर बेहतर करना। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शिक्षा का स्तर बेहतर करना। तो शिक्षा का स्तर बेहतर करना इसका उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षा का स्तर बेहतर करना इसका उद्देश्य है। और इसके माध्यम से क्या देखने को मिल रहा है? इसके माध्यम से ये देखने को मिल रहा है, प्रयास ये है भारत सरकार का कि ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो प्रमुख अध्यापक हैं या शोधकर्ता हैं वो भारत में आएँ, चाहे वो अध्यापक हैं या शोधकर्ता हैं, भारत में आएँ और भारत के जो टॉप संस्थान हैं उनमें कुछ समय दें। कुछ समय देने का मतलब 1 से 3 हफ्ते तक का समय दें, और 1 से 3 हफ्ते के समय में जो छात्र हैं हमारे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और क्योंकि फैकल्टी बाहर से आएगी, तो जो यहाँ के हमारे लोकल अध्यापक होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सरकार इनको जो भी इस तरह के टीचर या रिसर्चर बाहर से आएंगे उनका सारा खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ उनको जो भी वो शिक्षा को लेकर के जो भी समय देंगे उसका पे आउट भी भारत सरकार करेगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा बताया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि अभी लगभग 1612 अध्यापक अभी तक ऐसे हैं, रिसर्चर ऐसे हैं जो भारत में अपनी सेवा इस मुहिम के अंतर्गत दे चुके हैं। हम बात कर रहे थे पढ़ाई लिखाई की, तो बुक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। क्या है? वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज एक पुस्तक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसकी पुस्तक है? ट्विंकल खन्ना की। किसकी पुस्तक है? ट्विंकल खन्ना, जो अक्षय कुमार की पत्नी है, उनकी एक पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो वेलकम टू पैराडाइज किसके द्वारा लिखी गई है? ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। हम पुस्तकों की बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर की बात अवश्य आती है।
और जब कंप्यूटर की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और आपको बता दूं कि भारत में कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर जो संस्थान है NIIT, इसके द्वारा जो है ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है 2 दिसंबर, इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अब जो हम 2 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 2 दिसंबर भी हमारे लिए विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए उसको भी देख लेते हैं कि 2 दिसंबर हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। 2 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, आप जानते होंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को? ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हमने इसकी बात क्यों की कि 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें, एक गैस त्रासदी हुई थी जिसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। एक दुर्घटना हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इस दुर्घटना में जो है वो लगभग 25,000 लोग मारे गए थे। और आज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है जो लोग उससे प्रभावित हैं, मतलब 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए थे, जिनमें बहुत लंबे समय तक वहाँ के लोगों में अपंगता और अन्य चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब जैसे हमने बोला कि भोपाल गैस त्रासदी, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जब हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। कहाँ पे हुई थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। ये कहाँ पे है? भोपाल में थी। और आपको बता दें, जिस गैस का रिसाव हुआ था वो भी पूछा जा सकता है, तो याद रखने की ज़रूरत है, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो गैस थी उसका रिसाव यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए, एक तो ये हो गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है लॉस एवं डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एवं डैमेज फंड की बात करते हैं। और लॉस एंड डैमेज फंड की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि इसका जो प्रबंधन है वो कौन करता है? इसका प्रबंधन करता है विश्व बैंक। ठीक है, लॉस और डैमेज फंड का प्रबंधन कौन करेगा? इसका प्रबंधन करेगा विश्व बैंक। चर्चा में क्यों है? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में COP28 का आयोजन हुआ था। COP28 का आयोजन हुआ था और COP28 का आयोजन UAE के दुबई में हुआ था। ठीक है, UAE के दुबई में हुआ था COP28 का आयोजन। और नेक्स्ट जो COP29 का आयोजन होगा वो किया जाएगा अजरबैजान में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है इसके बारे में आपको बता दें। आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते विश्व में 55 देश ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। और पिछले 20 साल में इन देशों का $526 बिलियन का नुकसान हुआ है। इन देशों का $526 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 से हर वर्ष 580 बिलियन का नुकसान होगा। हर वर्ष 580 बिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो फंड बनाया गया है, लॉस एवं डैमेज फंड जो बनाया गया है, ये इसी संदर्भ में बनाया गया है कि जो देश हैं जो प्रभावित हैं उनको कुछ मदद की जाए। इसी संदर्भ में इस फंड को बनाया गया है, जिसका नियंत्रण करेगा कौन? विश्व बैंक। अब हम बात कर रहे थे COP28 की, तो COP28 के बारे में कुछ जानकारी और आपको बता दें। एक प्रोग्राम था भारत सरकार का जिसको बोलते थे लीड IT 2.0। भारत सरकार ने शुरू किया था। कब किया था? 2019 में किया था। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात कहाँ पे किया?
COP28 में इसकी बात किया। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो लीड आईटी प्रोग्राम था ये भारत और स्वीडन ने मिलकर प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? भारत और स्वीडन ने मिलकर प्रारंभ किया था। इसमें क्या था, लीड आईटी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या था, तो आपको बता दें कि इसमें कुल 18 देश शामिल हैं, 18 देश शामिल थे। और इनका उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। ठीक है, क्या उद्देश्य था इनका? ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। तो अभी ये क्षेत्रीय स्तर पे हो रहा था, लेकिन अब इसको क्योंकि COP28 में उठाया गया है तो वैश्विक स्तर पर इसको स्वीकृति दिलाने की बात की जा रही है। और जब हम COP28 की बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और हुआ है COP28 में, जो कि हुआ है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। और आपको बता दें कि यहाँ पे क्या है, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, ठीक है, जो 8 चीज़ें करेंगी। ठीक है, पूरे विश्व की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 8 चीज़ें करेंगी। क्या क्या? सबसे पहले पेड़ लगाएंगी। ठीक है, दूसरा काम करेंगे जो मैंग्रोव वन हैं उनकी रक्षा करेंगी, मैंग्रोव की रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से पर्यावरण के हित में 8 कार्य बताए गए हैं जो ये कंपनियां हैं वैश्विक स्तर पर ये सभी करेंगी। और जब ये करेंगी कंपनियां तो इनको फ़ायदा क्या होगा? इनको मिलेगा ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, इनको क्या मिलेगा? ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। और ये जो ग्रीन क्रेडिट मिलेगा इसको ये दूसरे को बेच भी सकती हैं। ठीक है, तो उद्देश्य ये है कि जो कंपनियां हैं वो भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाएं, थोड़ा सा पर्यावरण हित में काम करना शुरू कर दें। तो उसी को लेकर के इसकी चर्चा भी COP28 में की गई और इसको स्वीकार भी किया गया। हालांकि इस तरह का एक जो आप कह लीजिए भारतीय स्तर पर भी एक मुहिम चल रही है जिसको जो देखता है वो है ICFRE। ये क्या है ICFRE? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये इसको देखता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन या भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है, जिसका जो आप कह सकते हैं संस्थान जो है ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। ये इसको देखता है कि भारत में किस प्रकार से कंपनियां ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लेकर के चल रही हैं और किस प्रकार से वो ग्रीन क्रेडिट को यूज कर रही हैं। इस संदर्भ में जो इनको देखने वाली आप कह सकते मैनेजिंग बॉडी जो है वो है ICFRE। अब इसको वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से लागू किया जा चुका है। अब इतनी सारी बात हो रही है COP28 की, तो एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी एक अल्टेरा नामक फंड क्रिएट किया गया, ALTERRA, अल्टेरा नामक फंड क्रिएट किया गया है। और अल्टेरा नामक जो फंड है ये जलवायु केंद्रित निवेश कोष है। ठीक है, जलवायु केंद्रित निवेश कोष है। इसमें $30 बिलियन सबसे पहले किसने दिया? UAE ने दिया। और बाकी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इसमें पैसे डालने की बात की है अल्टेरा में। तो ये भी आपको याद रखना है, जलवायु केंद्रित निवेश कोष है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? अल्टेरा में जो फंड आएगा इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसका उपयोग जो है वो पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को ध्यान दे करके जो प्रोजेक्ट चलेंगे, मतलब पर्यावरण की दृष्टि से जो प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट ग्रीनरी को लेकर काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट वृक्षारोपण को लेकर काम करेंगे, उनमें अल्टेरा नामक इस फंड को समाप्त किया जाएगा या यूज किया जाएगा। तो अल्टेरा याद रखना है कि अल्टेरा की भी शुरुआत कहाँ पे हुई है? एक जलवायु केंद्रित निवेश कोष है, इसकी भी शुरुआत COP28 में की गई है। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी दिन प्रतिदिन। अगला है इसका पार्ट ए। ठीक है, इस ESCAPAD, इसका पार्ट ए ये क्या है आपको बता दें। सबसे पहले ये नासा का एक मिशन है। और किस ग्रह के लिए मिशन है? तो ये मंगल ग्रह के लिए मिशन है या लाल ग्रह के लिए नासा का मिशन है, जो 2024 में छोड़ा जाएगा। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब लॉन्च किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? तो एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन। और ब्लू ओरिजिन कंपनी का एक रॉकेट है जिसका नाम है ग्लेन। ठीक है, ग्लेन
तो ग्लेन नामक जो ब्लू ओरिजिन का रॉकेट है उसी के माध्यम से केप कैनेडी स्टेशन है, और केप कैनेडी स्टेशन की बात करें ये फ्लोरिडा में देखने को मिलता है। तो केप कैनेडी जो स्टेशन है फ्लोरिडा में, उसी की मदद से ग्लेन नामक रॉकेट की मदद से ये जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा। जब हम मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें नासा ने कई सारे मिशन मंगल ग्रह पे किए थे, और आज भी नासा का रोवर की बात करें तो क्यूरियोसिटी नामक रोवर। दूसरी बात करें तो परसेवरेंस, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, परसेवरेंस रोवर मैंने आपको बताया है। इसके बाद अभी इनका एक लैंडर भी मंगल पर है जिसका नाम है इनसाइट लैंडर, ये भी मंगल पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नासा ने बहुत सारे मिशन मंगल पे किए हैं, और मंगल पे लगातार मंगल ग्रह पे नासा काम कर रहा है, और एक और नया मिशन नासा का मंगल ग्रह के लिए होगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंटरपोल के बारे में। किसके बारे में देखने जा रहे हैं? इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आपको बता दें कि इनकी 2022 में 91वीं बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। 2022 में 91वीं जो बैठक है वो भारत में आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 91वीं बैठक जो है इनकी 2022 में भारत में आयोजित की गई थी, और 2023 में जो इनकी बैठक हुई है ये कहाँ पे हुई है? ये वियना में आयोजित की गई है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको बता दें इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी, लेकिन भारत ने वर्ष 1949 में इस संगठन को ज्वाइन किया था। और जब इंटरपोल की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की बात करते हैं, तो भारत में इनकी जो नोडल एजेंसी है वो है CBI। मतलब भारत में इनकी जो मदद करती है वो CBI करती है, और CBI के हेड कौन है? परवीन सूद, इनका भी नाम याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यदि आपको इतनी जानकारी है तो इंटरपोल से संबंधित यदि कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं 2 पोर्टलों के बारे में, और ये 2 पोर्टल हैं। पहले का नाम है आईना, पहला पोर्टल है आईना, और दूसरा पोर्टल है एमफिलीफी। ठीक है, एमफिलीफी पोर्टल और आईना पोर्टल आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का ये पोर्टल है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का ये पोर्टल है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि एक DDA का, दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक मुहिम है जिसमें 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और उसका नाम इन्होंने दिया है दिल्ली ग्रामोदय मिशन, दिल्ली ग्रामोदय अभियान। तो याद रखिएगा, दिल्ली ग्रामोदय अभियान DDA की योजना है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की योजना है, जिसके माध्यम से DDA काम करेगा। 800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें दिल्ली के कुछ गांव जो है चिन्हित किए गए हैं जिनको मॉडल गांव के रूप में, मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, दिल्ली का पहला ग्रेजिंग ग्राउंड भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, खोला गया है। ग्रेजिंग ग्राउंड क्या होता है? ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे जो चरने वाले पशु होते हैं वो जहाँ पे घास को चरते हैं उसको बोलते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड। तो ग्रेजिंग ग्राउंड दिल्ली में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, किस गांव में खोला गया है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और यदि आप चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी के रूप में इसको हम कराएं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।